Bismillahirrahmanirrahim. Before starting for the next lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. So in the last lecture we saw the relevant cash flows to the NPV. उसमें हमने देखा कि अपने रेलेवेंट कैश फ्लोज कैसे फाइंड करनी है और वो आप उनको और रेलेवेंट कैश फ्लोज कैसे फाइंड करनी है. उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो हमारे नॉन कैश आइटम्स थे, लाइक डिप्रिसिएशन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वी एडेड देम. द आइडिया इज क्वाइट रिलेटेड टू मेकिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यू हैव डन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बिफोर. So I don't think you will have a problem. You will have a problem understanding all those concepts. If you have some issues, go back to the last lecture, see all those things again, do some problems and you will do fine. उसके बाद हमने प्रोजेक्ट टाइमिंग एंड कैश फ्लो रिलेशनशिप देखा कि प्रोजेक्ट की कौन कौन सी टाइमिंग है, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में, मिडल में, उसके बाद प्रोजेक्ट्स की हमने देखा कि फाइनली लिक्विडेशन में हमने कैश फ्लोज को कैसे देखना है. फाइनली स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग परफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और हमने मुख्तलिफ स्टेप्स को फाइनली डिटर्मिन करके लास्ट में बता दिया और उनको कैसे हमने यूज़ करना है. So these are the basic things we did in the last lecture. Now today's lecture is based on capital rationing and interpretation of IRR and NPV with limited capital. देखिए, कैपिटल रेशनिंग से मुराद है कि जब हमारे पास कैपिटल इनफ मौजूद है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन हमारे पास इनफ कैपिटल मौजूद नहीं है जो हम इन सब में इन्वेस्ट कर सकें. इसमें जो मेन चीज़ आती है, इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए है कि किसी भी कंपनी के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता. हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं लेकिन हम हर वक्त पे हर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और दैट इज़ द रियलिटी. और इसलिए अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल है और मुख्तलिफ हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें हम क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस कैसे करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट से बेहतर है. हो सकता है कि इन आइसोलेशन एक प्रोजेक्ट बेहतर हो, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास जो कैपिटल है वो इतना अवेलेबल है, तो वो हम किस तरह से फिर अपने कैपिटल को मुख्तलिफ अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न के लिए. So when you will become financial managers, this will be a very relevant question for you कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपको बताना होगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे and that is going to, and all this is going to make your analysis much more robust in future. So let's start. After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following. First of all, capital rationing. What exactly is capital rationing? IRR and NPV interpretation with limited capital. अब देखें, हमने IRR और NPV देखते रहे हम, लेकिन हमने कैपिटल लिमिटेशन को नहीं देखा कि हमारे पास कैपिटल अगर कम हो तो हमने कौन से फैक्टर्स यूज़ करने हैं, कौन सा जो हमारे पास ये इनमें से NPV ज़्यादा बेटर है या IRR ज़्यादा बेटर हमें बता सकता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें. So these are some of the concerns which we are going to clarify in this lecture today. In this lecture, we will discuss the practical side of capital budgeting, addressing the problem of allocating your money among different possible projects where the amount of money to invest is limited. Right. So you have many opportunities to invest the money, but the problem is that the money you have to invest is limited. So how shall you choose in all those projects to maximize the return for the shareholders? So that's what we are going to learn in this lecture. Capital rationing. So coming to capital rationing, companies ration their capital and investments among different opportunities. Similarly, countries use rationing. For example, some countries ration food. Capital rationing provide practical basis for capital budgeting because the decision of capital budgeting are made within limited financial resources of the company in real life situations. राइट. देखें, कंपनीज रेशन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अमंग डिफरेंट. ऑब्वियसली कंपनीज के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास एक लिमिटेड कैपिटल है. दैट्स व्हाई दे हैव टू रेशन देयर कैपिटल. वो बिकॉज वो रेशन इसलिए करना पड़ता है कि दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे हैव लिमिटेड कैपिटल. सिमिलरली कंट्रीज भी रेशनिंग करती हैं. कुछ कंट्रीज फूड रेशनिंग करती थी और अभी भी करती हैं. जहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो वहाँ पे फूड राशन किया जाता है. लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ के फूड की प्रॉब्लम्स अब उतने एक्सट्रीम नहीं रहे जितने के पास में हुआ करते थे. एंड रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग अ रिसर्च आर्टिकल जिसमें मैंने ये पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला हंगर नहीं रहा, दुनिया का सबसे बड़ा मसला ओबेसिटी हो गया. ओबेसिटी इज़ व्हेन यू ईट, जब आप ज़्यादा खाते हैं और ओवरवेट से ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं तो यू आर कॉल्ड ओबीस, एक्सट्रीमली फैट. और दुनिया में अब एक्सट्रीमली फैट लोग
भूखे लोगों से ज़्यादा है, जो हंगर में लोग रह रहे हैं उनसे एक्सट्रीमली फैट लोग ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब है कि the world is progressing, but this is not a good news in that sense, because obese people are putting a huge cost on the economies, because उनका इलाज पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। Obesity is a disease in itself, and उसके लिए अब काफ़ी रिसर्च हो रही है कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और अब ये डेवलप कंट्रीज़ में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ऐसा आ रही है जैसे जैसे वो ग्रो ज़्यादा कर रहे हैं। Right. So capital rationing provide practical basis for capital budgeting, because the decision of capital budgeting are made within limited financial resources of a company in real life situations. Capital budgeting हम काफ़ी देख चुके हैं, तो capital budgeting जो होगी वो कंपनी के फाइनेंसेस को मद्देनजर रख के ही होगी। इसलिए capital rationing के आइडिया से हमें पता चलता है कि असल में capital budgeting हमने करनी कैसे। The investment in real assets will discuss, हम real assets में discuss करेंगे। It is mentioned earlier that the real assets have cash flow associated with them. Real assets के साथ cash flow obviously associated होते हैं। These cash flows will be discounted to present and calculate NPV of the project की, तो normal same thing, जो भी cash flows आएंगे उनको हम discount करेंगे, उनकी present value fund करके NPV project की देखेंगे। If the NPV is greater than 0, it will benefit the organization. If the company invests in the project with positive NPV, it will bring value to the company and result in maximization of shareholders' wealth. Right, हमने देखा था कि NPV अगर प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है, it will bring benefit to the organization, और हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा था वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाया है। That means ये हमें पता चलता है कि NPV प्रोजेक्ट की ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, और जो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ होगी वो मैक्सिमाइज होगी if we invest in projects which have NPV greater than 0. As we studied in previous lectures, how we could estimate the after-tax cash flows, the importance of good cash flow forecast and accurate pro forma cash flow statements. So I will not go into the same discussion again. मैंने आपको बताया था कि forecasts are very important, और उसके अलावा accurate pro forma cash flow बनाने के लिए we need good forecasts which depend, जो forecast होंगे वो अच्छे चाहिए होंगे ताकि हमारे accurate performance बन सके। performance अच्छे बनेंगे तो तब हमारे पास सही net present value के numbers आएंगे, ये सब चीज़ें। So if you have some issues with these, you can see the last lectures for the explanation of all these. Net after tax cash flows is equal to net operating income plus depreciation plus tax saving from depreciation plus net working capital plus other cash flows. We discussed these in detail in the last lecture. Other cash flows include opportunity costs and externalities but exclude sunken costs. तो हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक्सटर्नैलिटीज़ को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन संकन कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। संकन कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे कर दिए थे, जिनको हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते एज एन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो टू दिस प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने कहा था कि अगर एक कंपनी ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक लाइसेंस बनवाया था आज से 4 साल पहले, और आज वो एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कमोडिटी जो पहले उन्हें कभी सोचा नहीं था कि वो करेंगे, तो वो जो कॉस्ट उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की आई थी वो इस प्रोजेक्ट में वो नहीं लगाएंगे, शामिल नहीं करेंगे, बिकॉज वो इस प्रोजेक्ट से पहले हो चुकी है। वो अगर प्रोजेक्ट ना भी करते तो वो कॉस्ट तो कायम रहती है, अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके वजह से कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा, वो पहले की हुई। सो दैट्स व्हाई वी डोंट इंक्लूड द संकन कॉस्ट्स। In capital rationing, the most important criterion which we are using to decide whether to invest in a project or not is the NPV. The second important criterion which would be used is IRR. So ये याद रखें कि जब आपके पास प्रेफरेंस आती है तो सबसे important criteria जो हमारा है that is NPV, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इट इज़ IRR. सो अगर आपको दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देनी हो तो ऑलवेज ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू NPV. NPV इज़ द फर्स्ट मोस्ट यूजफुल थिंग, IRR उसके बाद आता है. There is a new criterion which we look at in capital rationing is percent budget utilization. In other words, what percentage of total money available to invest are you mobilizing? Basically देखिए, हमारे पास जितना भी बजट होगा वो हमने वो इन्वेस्ट करना है सब एसेट्स में, तो हम ये भी देखेंगे कि आपका बजट कितना यूटिलाइज हो रहा है. अगर आपका बजट ऑब्वियसली मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है कंपनी का जो मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, और मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो 3-3 करोड़ के हैं, तो 1 करोड़ मेरे पास बच जाता है.
तो जो 1 करोड़ मेरे पास बच जाता है, अब वो उसका मैंने क्या करना है, वो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? या तो बैंक में पड़ा रहेगा और मुझे वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो या फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन होगा तो मैं वो कर सकता हूँ। सो ये हमने देखना है कि कितना, अगर मेरा बजट कितना था वो कितना यूटिलाइज हो रहा है, और वो या मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर जितना भी यूटिलाइज हो रहा है वो बेस्ट यूटिलाइज हो रहा है या उससे बेहतर यूटिलाइज हो सकता है। सो दीज आर सम कंसिडरेशंस व्हिच वी हैव टू सी। कैपिटल रेशनिंग में एक नई चीज़ आई है विच इज़ टोटल बजट यूटिलाइजेशन, और जिसकी हम प्रैक्टिकल implications अभी देखेंगे आगे। It is important to mobilize as much money as possible in projects on which IRR is greater than the risk-free rate of return because you want to maximize the return on your portfolio. देखिए, जितना भी आपके पास पैसा पड़ा होगा वो आपने जितना भी बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए जो आपको रिस्क फ्री रेट, जिनका IRR रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा। अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारी इकॉनमी में 10% है कि रिस्क लिए बगैर हम इतना रिटर्न में मिल सकता है, तो IRR अगर हमारा 13% है तो हमें सारे पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बिकॉज IRR हमें बताता है वो वाला पॉइंट जहाँ पे NPV इज इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली वहाँ पे NPV, वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी 0 है, लेकिन वो 13% पे जाके हो रही है, तो इसका मतलब है कि वी आर इफेक्टिवली मेकिंग मोर मनी ऑन दैट, और वो एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो हमें पैसा बजाय इसके कि हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करके अपने बैंक अकाउंट में रखें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लें, हम अगर IRR रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो हमें सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। Multiple IRR arises when there is more than one sign change in the cash flow diagram. In such situation, avoid using NPV equation to calculate the IRR because it would not provide the correct result. To get the correct answer, we should use modified IRR. IRR एक से ज़्यादा भी निकल सकते हैं एक इक्वेशन के। वो ऐसे हो सकता है कि अगर हमारे पास शुरू में एक नेगेटिव, मोस्टली प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें हम शुरू जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें शुरू में एक नेगेटिव आपकी नेगेटिव कैश आउटफ्लो होता है जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बाद में हमारे पास पॉजिटिव कैश इनफ्लोज आ रही होती हैं, लेकिन बाद में एक नेगेटिव कैश फ्लोज भी आ सकती हैं। अगर नेगेटिव कैश फ्लोज बाद में आ रही हैं, अगर हमने फर्दर इन्वेस्टमेंट की, 1 साल में लॉस हो गया, ऐसी कोई चीज़ हुई, तो वो उसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल IRR भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है हमारे कैलकुलेशंस में। इसके लिए हम मॉडिफाइड IRR यूज़ करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ मॉडिफाइड IRR एंड हाउ टू यूज़ इट। बट राइट नाउ स्टिक विद द सिंपल IRR, ताकि हमारे ये वाले कंपैरिजन सारे सीख करके क्लियर हो जाए, तो फ्यूचर में हमें आसानी होगी मॉडिफाइड IRR को भी देखने में। इन दिस मॉडिफाइड IRR में वैसे करते क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूँ। In this, you separate the incoming and outgoing cash flows at each period in time. Discount all the outflows to the present, and compound all the inflows to the termination date. Assume reinvestment at a cost of capital or discount factors such as the risk-free rate. So I will discuss all these things in detail when we will study the modified IRR. Modified IRR is a discount rate which equates the future value of cash inflows to the present value of cash outflows. We use common life or EAA approach to adjust NPV of projects with different lives. So these are a few concepts which you're going to get hold of in future. So stay put. You will get to know about modified IRR and this stuff. Now we discuss the capital rationing and see that how the context of the problem changes with budget constraint. Right now, चलें. So coming to the basic point of today's lecture, अब हम देखते हैं कि कैपिटल रेशनिंग से असल में क्या फ़र्क पड़ता है एंड हाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम चेंजेस विद बजट कॉन्स्टेंट। एंड वही प्रॉब्लम्स जो हम पहले करते आए, जब बजट कॉन्स्टेंट हमारे पास एक आ जाता है तो उन सारी प्रॉब्लम्स का कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज हो जाता है। Until now we are discussing about the ideal case with no budget constraint. Practically money is in short supply and it is only that much money that a company has to spend in different projects. हम आइडियली, मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब हम कोई चीज़ नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो हम उसको बड़े सिंपलिस्टिक अंदाज में करते हैं। शुरू में हम आसान चीज़ें देखते हैं ताकि हम जो उसकी चीज़ के बेसिक कॉन्टेक्स्ट से सारा समझ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करके उसको थोड़ा और कम्प्लेक्स करते हैं ताकि हम और कम्प्लेक्सिटीज़ डाल के देख सकें कि आगे कैसे कम्प्लेक्स एनालिसिस हो रहा है। सो पहले हम देख रहे थे एक सिचुएशन में जहाँ हमने बजट कॉन्स्टेंट कोई नहीं लिया होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता
हम उसको और रियलिस्टिक बना रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी का एक बजट कॉन्स्टेंट होता है, मनी शॉर्ट सप्लाई में होती है। तो उसको देखने के लिए अब हम कैपिटल रेशनिंग के इशू को दरमियान में ले आए और उसकी बेसिस पे हम आगे देखना चाहते हैं कि एनालिसिस पे क्या फ़र्क आ रहा है। Therefore, we need to change our analysis in order to take into account the limited resource like money in making investment decisions. So, अब हम देखेंगे कि कैपिटल रेशनिंग करें तो एनालिसिस कैसे बदल रहा है, एनपीवीज और बाकी सब चीज़ों पे प्रोजेक्ट के क्या फ़र्क आ रहा है। Now, first thing to know who is responsible for the decision related to capital budgeting and capital rationing. पहली बात ये कि हमें पता होना चाहिए कि who is responsible for the decision relating to capital budgeting and capital rationing, कि capital budgeting और capital rationing के जो decision है, who is responsible for taking the decision. Generally, the investment decision making is divided in accordance with the size of the investment and criticality of the investment. It depends on two things. एक तो size पे depend करता है investment का size क्या है, और criticality of the investment means कि कितनी important investment है। कुछ investment बहुत important होती हैं, कुछ investment उतनी important नहीं होती। तो ये इन दोनों चीज़ों पे depend करेगा कि who is going to take the decision regarding that. So I just discussed, हमने अभी ये बात की कि जो कैपिटल रेशनिंग है उसका डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट द साइज एंड सेकंड द क्रिटिकलिटी, कि कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो मैंडेटरी, क्रिटिकल एंड नेसेसरी फॉर द बिजनेस एंड लीगल, जो एक सबसे क्रिटिकल डिसीजंस होंगे, सबसे बड़े साइज के जो इस तरह की चीज़ें होंगी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारी कंपनी का होगा वो डिसीजंस वो लेगा। डिस्क्रिशनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, इसमें जूनियर मैनेजमेंट भी आती है और डिवीजन हेड्स भी आते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हेड होगा वही कंसल्टेशन के साथ डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी, कि इसमें कितना प्रोजेक्ट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना बजट होगा, सब चीज़ें। सो इट डिपेंड्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सबसे बड़े साइज के होते हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में जो आ रहे हैं उनमें हमारे जूनियर मैनेजमेंट और डिवीजन हेड्स भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। और हम रीजंस पे आ जाते हैं, व्हाट माइट बी द रीजंस ऑफ कैपिटल रेशनिंग, तो वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट आर द रीजंस बिकॉज ऑफ which you do not invest in a project which provide you highest return. There are situations in which after calculating the IRRs and NPVs of different projects, you are forced not to invest in the best project. कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो कई प्रोजेक्ट्स की हमारे पास मैक्सिमम IRR और NPV आ रही होती है, लेकिन हम उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते। There are various reasons of not investing in those projects and we will see them. Some reasons are, the best project may have a very high initial investment and you may not have that money, so you are forced to reject that project as an option. किसी प्रोजेक्ट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में करनी पड़ी हो वो बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है और फ्यूचर में रिटर्न ज़्यादा है, तो आपके पास उतने पैसे ही नहीं है आप इन्वेस्ट जो कर सकें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो पे इट इज़ नॉट वर्थ इट। या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हाई है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द बजट एक ही प्रोजेक्ट में लग जाता है और दूसरे प्रोजेक्ट में आप नहीं लगा सकते और आपका मैक्सिमम रिटर्न नहीं हो रहा, तो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। High initial investment sometimes become an entry barrier for some projects. Second, the company does not have the human resource, knowledge or talent which is required to undertake the project. The project might have high NPV, but if you cannot manage it, you are forced not to invest in that project. Another thing, कि कंपनी के पास हो सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स ना हो, नॉलेज ना हो, वो टैलेंट ना हो जो चाहिए हो वो प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए। द प्रोजेक्ट माइट हैव हाई एनपीवी, हो सकता है उस प्रोजेक्ट की हाई एनपीवी हो, लेकिन अगर आपके पास आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिनको इस्तेमाल में ला के आप वो प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, तो देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू डू इट। सो कंपनी हैज़ टू ration capital in this case. The third case is the companies have the prevailing fear of debt. यहाँ पे कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी बातें आ जाती हैं। इन केस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज देयर इज अ मेजर इशू ऑफ रिबा इंटरेस्ट अमंग मुस्लिम इन्वेस्टर्स एंड द कंपनीज ड्यू टू दिस रिलीजियस कंस्ट्रेंट चूज नॉट टू बोरो मनी। मुस्लिम कंट्रीज में एक इशू जो आता है रिबा, इंटरेस्ट हराम है मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में, इसलिए कंपनीज जो हैं वो
बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, मोस्टली एक्विटी यूज़ करती हैं और जिसकी वजह से उनको कैपिटल कई दफ़ा राशन करना पड़ सकता है. That is the reason in many Muslim countries capital rationing has an ethical basis attached to it. Usually the investor in these countries invest in equities based investment as it has a risk of profit or loss in that kind of investment. We will discuss this topic in the upcoming lectures. हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुस्लिम कंट्रीज़ में ऑब्वियसली देयर इज़ अ बायस टुवर्ड्स एक्विटीज़ बिकॉज एक्विटीज़ को हलाल समझा जाता है. बिकॉज एक्विटीज़ में आप देखें तो यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग, लेकिन डेट में यू डोंट हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग. दैट्स वाई दैट इज़ कंसिडर्ड हराम एंड डेट को यूज़ नहीं किया जाता. सो देयर आर वेरियस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो इफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से कैपिटल रेशनिंग करनी पड़ जाती है कंपनीज़ को. एंड दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. विल स्टडी दैट इन फ्यूचर. Now it is important for you to remember that companies have different constraints which keep them from investing in the best projects. So remember, companies have different constraints. काफ़ी तरह की constraints हैं. Initial investment का हो सकता है, ethical constraint हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जिसकी वजह से वो हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. The fear of debt is justified because when we discussed about the risk is in upcoming lectures, you find out that when a company takes on debt, its future cash flows become more risky. अब जब फ्यूचर में हम देखेंगे what is the right mix of equity and debt, equity कितनी होनी चाहिए, debt कितना होना चाहिए, लेकिन debt अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है फ्यूचर में. बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग हुई भी है तो उसकी वजह से ये होगा कि फ्यूचर में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स काफ़ी हाई हो जाती हैं. और इंटरेस्ट पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो आपको हर हालत में करनी होती है. इफ़ यू डोंट मेक द इंटरेस्ट पेमेंट्स देन यू हैव टू डिफ़ॉल्ट. लेकिन एक्विटीज़ में है कि आपने अगर एक्विटीज़ से पैसा इकट्ठा किया हुआ है तो उसमें यू डोंट हैव टू पे शेयर होल्डर्स डिविडेंड एवरी ईयर और आपका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता. सो जब आप डेट ज़्यादा लेते हैं तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है. मोस्टली ये देखा जाता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटीज़ इज़ हाई देन रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट. डेट कंपनी के लिए ओवरऑल सस्ता पड़ता है बिकॉज देयर इज़ अ टैक्स सेविंग इज वेल. बिकॉज इंटरेस्ट इनकम जो हम पे करते हैं वो हम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक इंटरेस्ट सेविंग भी होती है, सॉरी टैक्स इनकम टैक्स सेविंग भी होती है. और ओवरऑल जो हमारा डेट है उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इक्विटी से कम होती है. लेकिन प्रॉब्लम अगेन इज़ कि अगर आप डेट में अगर आप डेट फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो फ्यूचर में यू डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी एनी रूम फॉर एरर. अगर कोई छोटा सा भी मसला आता है, आप अगर एक साल भी आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट पे नहीं कर पा रहे, देन यू कैन पोटेंशियली बी बैंकरप्टेड. सो दैट्स वाई टेकिंग मोर डेट मेक्स यू मोर रिस्कियर. और इस वजह से कंपनीज अपनी डेट को कंट्रोल में रखना चाहती हैं. और मैंने आपको जब हम रेशियो एनालिसिस देख रहे तो हमने देखा था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो वाज इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, जिसमें ये बताते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट कितनी दफ़ा पे कर सकती है. जितना ये नंबर हाई होता है उतना कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है, उतना इनको फ्यूचर में फंडिंग मिल सकती है, उतना उनके लिए बाकी सारे काम करने में आसानी है. और जितनी ये रेशो लो होना शुरू हो जाती है उतने उनके एग्जिस्टिंग डेटर्स भी उनको तंग करना शुरू कर देते हैं, उतने उनको फ्यूचर में कहीं से फंडिंग मिलना मुश्किल हो जाती है. सो डेट हैज़ रियल इम्प्लीकेशंस फॉर कंपनीज. कुछ तो हम देख चुके हैं, कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे वो हम तब देखेंगे जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कंपनीज का. Therefore, there is a possibility of default due to which there is a fear of debt. There are various reasons due to which company decides not to invest in the project with the highest NPV, and some of them involve capital rationing decisions as the following example shows. So हमने चीज़ें डिस्कस काफ़ी कर ली. नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम इन सब चीज़ों की डिटेल देख लेते हैं कि व्हाई दिस इज़ हैपनिंग और कैसे हो रहा है, ताकि आपको एक अभी तक जो बातें आप थ्योरी में देखते आ रहे हैं प्रैक्टिकली आपको आइडिया हो जाए कि हाउ इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस दिस इज़ हैपनिंग एंड हाउ और कैसे ये चीज़ें आगे जा रही हैं. In this example, there are 4 projects, mutually exclusive real asset projects. To choose from, total budget is rupees 1,000. It can be 1,000 millions, but for the sake of simplicity, I just took it 1,000. Right. So you have 4 projects.
पहले प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट है 200 रुपीज़ और इसका जो IRR है वो 40% है और जो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इट्स 300। बी में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ और जो IRR इसका अगेन 40% एंड NPV इज़ 300। सी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 300 रुपीज़, IRR अगेन इज़ 35% एंड NPV इज़ 200। डी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 800 और हमारी जो IRR है इट्स 30% and NPV is 600. Which three projects you will choose from the above four real asset projects? So now the ball is in your court. I'll give you 2 minutes to do some mathematical analysis on this. अगर आप अभी काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप उस पर मैंने कुछ numbers भी आपको दे दिए. So what do you think? Which is the best combination? Please take your notebook out and write them down. इसलिए कि जब मैं बाद में आपके सामने सब चीज़ें लेके आऊँगा तो फिर आप उसके साथ देखेंगे आप किस तरह से सोच रहे हैं और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या वो आपसे डिफरेंट है या हम सेम तरीके से सोच रहे हैं. So it will give you a better overview of things and better understanding of how to apply your knowledge. So just do your analysis in 2 minutes and I'll be back with you. Right, so I think you have got an answer. So let's move forward and see what you have for us. Right, we cannot pick all 4 projects because the budget constraint is 1000 and the total investment in all 4 projects, sorry this is a typo, is 1400. Look, 200 plus 100 plus 300 plus 800 is 1400. अगर हम सारे projects में invest करना चाहें तो we cannot do because we don't have the capital to invest in all these projects. So one of the reasons देखें capital rationing कि we don't have all these assets have positive net present values, all these assets have positive IRRs, so that means that all these assets, if we invest in these assets, they are good for us, but we cannot invest in all these assets because we don't have the capital to do that. The amount of capital required to do investment in all these 4 assets is 1400, but we have 1000 but we just have 1000 rupees in our account, so we cannot invest in these assets or invest in all these assets. We have to take a combination of all these assets. So that's the first part of the analysis. We have to go through capital rationing process and choose from among these 4 different projects. We have some options which are as follows. अब जो मुख्तलिफ options बन जाती हैं, आपने भी कुछ options निकाले होंगे. अब मैं आपको बताता हूँ कि which options which I think are possible और उसमें best option कौन सा है. Let's see. Option 1. If we pick project A, B and C, let's see. Project A, B and C, total investment in these projects is 600 and total NPV of these projects is 800. If we pick projects A, B and C, then we have to consider what will be the combined NPV of these projects and what average IRR will be of this portfolio combination of projects. Finally, we have to look at an interesting parameter of capital rationing, which is what percentage of total budget is being utilized if you invest in these projects. So हमने एक concept अभी इसी lecture में देखा है which is called budget utilized. उसमें हमें पता चलता है कि हमारा जितना पैसा उसमें कितने % हमने पैसे यूटिलाइज किए हैं. सो वो भी हम अब हर कम्बिनेशन का बजट यूटिलाइज भी देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में क्या हम अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उससे कम करें और कम करें तो कितने % कर रहे हैं. राइट, सो अगर हम पहले उनकी देखते हैं बजट यूटिलाइजेशन तो हमारा 600 रुपया लग रहा है 1000 में से. That's why the budget utilization is almost 60%. Total NP of the project is 800 as I just told you. और अगर हम average IRR देखते हैं तो 3 IRRs हैं 40 plus 40 plus 35, उसको डिवाइड करते हैं 3 पे तो average IRR is 38%. 38% seems to be an attractive IRR. It is a good IRR. Considering it's a very good IRR. NPV of 800 looks good relatively to the size of the investment. 800 NPV is not bad. Finally, we look at the % budget utilization, and for that, for this option, budget utilization is equal to 200 plus 100 plus 300 is equal to 600. This option is utilizing 60% of total budget. So,
इस केस में जो हमारे पास नंबर्स आए 38% हमारे पास IRR आ जाता है, 800 is the net present value of this, 60% is the budget utilization, right? So अब हम देखते हैं कि और इसके क्या कम्बिनेशंस हैं और उनके साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे कि ये वाला कम्बिनेशन बेटर है कि बाकी कम्बिनेशंस बेटर है. Now we repeat the same practice for the other options available to us. Option 2. Pick projects A and D because they have the highest NPVs. अब projects A and D अगर हम देखते हैं तो A and D, A की NPV 300 है and D की NPV 600 है. इस केस में अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इनकी NPV 900 हमारे पास आ रही थी, लास्ट केस में 800 आ रही थी. IRR भी एवरेज फाइंड कर लेंगे और जो बजट हमारा एलोकेट होगा वो 100% एलोकेट हो जाएगा, बिकॉज एक में 800 लगा देंगे, एक में 200 लगा देंगे. सो दिस साउंड्स एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन. लेट्स सी. Pick projects A and D because they have the highest NPVs. Budget utilization is equal to 200 plus 800 is equal to 1000. Total NPV is equal to 900 and average IRR जो डिवाइड करेंगे हम तीनों को तो वो हमारा 35% आ रहा है. So this is interesting. Third option जो हमारे पास आती है, pick projects B and D because they have the highest NPVs. Project B and D. Project B and D अगर हम चूज करेंगे तो उनकी NPVs और बाकी सारी नंबर्स हम देख लेते हैं. बजट यूटिलाइजेशन हमारी इट्स अबाउट 90%. टोटल NPV जो इनसे हमें मिलेगी दैट इज अबाउट 900 एंड एवरेज IRR जो हमारे प्रोजेक्ट की आएगी वो 35%. सो द नंबर्स आर ऑलमोस्ट द सेम. इसमें हमारे 900 हमें मिल रहा है, उसमें और जो ऑप्शन 2 में वो भी 900 है. IRR भी दोनों में 35% है, लेकिन प्रोजेक्ट जो हमारा सेकंड है उसमें हमारी बजट यूटिलाइजेशन 100% है और इसमें हमारी 90% है. सो कंक्लूजन में जब हम अब तीनों ऑप्शंस को सामने ले आते हैं और देखते हैं कि व्हाट द नंबर्स आर टेलिंग अस. सो इन द फर्स्ट ऑप्शन budget utilization is 60%, NPV is 800 and average IRR is 38%. In the second option, budget utilization is 100%, NPV is 900 and average IRR is 35%. In the third option, budget utilization is 900, NPV is 900 as well. Now, budget utilization is 90%, NPV is 900 and average IRR is 35%. So what do you think? Which is the best option? Which option shall we choose? Let's see. It is clear from the summary that option 2 is the best option. It carries the highest NPV, which is 900, and it also has the highest budget utilization at IRR of roughly 35%. So remember, इसमें हमें जो highest NPV मिल रही है वो 900 है और हमारा budget maximum utilize हो रहा है second option में. That's why we're going for the second option. So देखें, अगर हम थर्ड ऑप्शन को कंपेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ बजट यूटिलाइजेशन कम है, बाकी सब चीज़ें सेम. बट रिमेंबर व्हेन वी आर कैपिटल रेशिंग, जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट को यूटिलाइज कर सकें. एंड वी आर यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट इन द सेकंड केस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड दैट्स द ऑप्शन वी शुड गो फॉर. Option number 1 has the highest IRR of 38%, but the problem is that in option 1 our NPV is not the highest, rather it is the lowest than the option 2 and 3. So देख लें यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन NPV है इसमें highest IRR तो आ रहा है लेकिन NPV हमारी lowest है, highest IRR but NPV बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा है. So that's why we are not choosing it. Secondly, budget utilization of only 60%. सिर्फ 60% हमारा budget utilize हो रहा है पहली ऑप्शन में, and the 40% of money available for investment is wasted. 40% जो मनी हमारे पास पड़ा है हम उसका क्या करें? It's just lying idle. What will you do with that money? Obviously, जब आप मैनेजर तो आपको भी ये सोचना है कि अगर मेरे पास अभी 40% एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, मैंने 60% उसमें इन्वेस्ट करते तो what are you going to do? Put that money in the bank. वो तो आपको काफ़ी कम इंटरेस्ट उसमें जो आपको मिल रहा है that is a lot less than this. So it is just not worth it to invest money in the option A. The idle money available in the company should earn some return on it. If you do not have the attractive project to invest in, you are forced to keep it in a bank account that will yield 9 to 10%.
So the percentage of budget utilized by any portfolio is very important as it should be as close to 100% as possible. तो ये याद रखें कि because of these reasons आपका जो percentage of budget utilized है it should be as close to 100% as possible. Thus we conclude on the basis of maximum NPV and maximum budget utilization criterion that option second is the best one. तो जो conclusion है इस analysis का वो ये है कि option second best one है based on NPV and maximum budget utilization. So now we'll see what are the problems with capital rationing. Three types of problems in capital rationing. Number one, size difference of cash flows. Number two, timing difference of cash flows. Number three, different or unequal lives of projects, different projects. We discussed the problem of different lives of projects in the last lecture. So now we will discuss these three problems. हम देखते हैं कि size difference of cash flow से क्या फ़र्क होता है, timing difference of cash flow से, and different or unequal lives of projects. You know, what is the problem with all these? Right. So firstly, size difference in investment outlay. The differences in initial investment or outlay means different extent of budget utilization. We compare the project 1 with a small cash flow taking place at regular interval and other project has a large cash flow taking place at different point in time. If two projects have different cash flows, where do you invest the unutilized money or leftover portion of the budget? Money that is not generating a good return is being wasted and eaten up by inflation. Right, size difference. Size difference का देख लें. The difference is in initial investment or outlay means different extent of budget utilization. We compare the projects, one with small cash flow taking place at regular interval and the other project has a large cash flow taking place at different point in time. So if we see the example, आपको समझ आ जाएगा कि size differences in investment outlay से क्या फ़र्क पड़ता है. So here's an example. So पहली जो हम देखते हैं बजट साइज उसमें 1500 है हमारे पास. सॉरी, जो हमारा टोटल बजट साइज है इट इज़ 1500. जो दो प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो ये प्रोजेक्ट्स हैं. पहले प्रोजेक्ट में हमारे 200 रुपये लगेंगे और ईयर 1 में जो हमारे पास रिटर्न आ रहा है इट्स 300. अब INPV जब हम निकालते हैं 10% इट्स 73 एंड IRR इज़ 50%. अब सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारे पास आ रहा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1500, हमारे सारे का सारा पैसा बिजनेस में लग जाता है और जो हमें एक साल के बाद रिटर्न मिल रहा है इट्स 1900. जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इस केस में इट्स 227 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एंड IRR इज 27%. सो यू कैन सी कि दो साइज डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट आउटले, जो साइज डिफरेंस से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. पहले केस में अगर हम देखें तो IRR उसका हाई है, IRR हाई है, लेकिन उसके जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है दैट इज़ अ लॉट लो देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू इन प्रोजेक्ट बी. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी इज़ अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट बिकॉज इसमें हमारा जो मनी यूटिलाइजेशन है वो सारा का सारा मनी यूटिलाइज हो रहा है एंड वी आर गेटिंग अ मच मोर नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो इन दिस केसेस रिमेंबर कि IRR को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा मनी कितना यूटिलाइज हो रहा है एंड सेकेंड NPV हमारा कितने हाई. So these are the two things which you have to be concerned about in capital rationing. Size differences matter. और अगर आपका फोकस NPV और बजट यूटिलाइजेशन पे है तो आप सिर्फ उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको NPV दे रहे हैं, तो उसमें फिर आपका साइज डिफरेंस का इतना प्रॉब्लम रहेगा नहीं. पर देख लें अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है. किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर देंगे IRR को देके जिससे हमें ओवरऑल जो NPV मिल रहा है वो बहुत कम है. If we compare two projects, the project A has high IRR. We do not make our decision on IRR because as it is mentioned earlier that the most important criterion should be NPV. Project B has a higher NPV. Therefore, we choose project B. IRR is lower because you are receiving the large cash flow at the later point in time in comparison to project A. अब इसके बाद हम देख लेते हैं टाइमिंग डिफरेंस प्रॉब्लम्स. अ गुड प्रोजेक्ट माइट सफर फ्रॉम अ लोअर IRR even though its NPV is higher.
It receives its larger cash flows later in the time. So IRR में अगर आपकी larger cash flows later in the time आ रही हैं तो IRR आपका automatically low हो जाता है. तो इसलिए याद रखें कि आप वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन आपकी इन्वेस्टमेंट को होना चाहिए वो NPV होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे डिसाइड करें आप. तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि सारे आपको मैंने बहुत सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बताई, जिसमें मैंने शुरू में आपको पे बैक मेथड्स और ये वो इस तरह की आसान चीज़ें भी बताई. तो जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे तो आपने इसका कम्बिनेशन देखना है, उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने हैं, ऑप्शंस देखने हैं कि व्हाट आर द हिडन ऑप्शंस इन द प्रोजेक्ट्स, तब जाके आपका एनालिसिस ठीक होगा. डोंट जस्ट फोकस टू मच इधर एक, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे करना शुरू हो जाएंगे, जस्ट इधर IRR और NPV, देन आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी जो होगी फेलियर की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी. इसलिए यू हैव टू यूज़ ए मिक्स ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स. यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द हिडन ऑप्शंस इन द प्रोजेक्ट. जब इन चीज़ों को आप मद्देनजर रखिए एक एनालिसिस करेंगे तो यू विल डू अ मच मोर रोबस्ट एनालिसिस और आपकी जो फेलियर की रेशो होगी वो बहुत कम होगी. राइट, टाइमिंग डिफरेंस प्रॉब्लम्स में मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा. बजट हमारा 2500 रुपीज़, बजट इज़ 2500 रुपीज़. प्रोजेक्ट ए कैश फ्लोज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 1000. ईयर 1 में हमें 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, ईयर 2 में हमें 200 रुपीज़ मिल रहे हैं, ईयर 3 में हमें 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं. लेट लार्ज कैश फ्लो, और जो इसकी NPV आ रही है दैट इज़ 758 एट द रेट ऑफ 10%, एंड IRR जो हमारी आ रही है दैट इज़ 35%. प्रोजेक्ट बी हमारे पास जो आ रहा है, इसमें हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ द सेम 1000 इस केस में भी थी, 1000 इस केस में भी है. ईयर 1 में हमें 650 मिल रहे हैं, ईयर 2 में हमें 650 मिल रहे हैं, ईयर 3 में हमें 650 मिल रहे हैं. सो जो कैश फ्लोज हैं वो इफेक्टिवली सेम, इफेक्टिवली जो ओवरऑल कैश फ्लोज है वो ऑलमोस्ट सेम. इट्स नॉट ऑलमोस्ट सेम, जो ओवरऑल ये सॉरी दिस इज लाइक एन इन्यूइटी. इसमें जो हमें कैश फ्लोज मिल रही हैं वो ऑब्वियसली इसमें कम है, लेकिन जो इसमें जो कैश फ्लो में मेन कैश फ्लो आ रही है वो हमें तीसरे साल में मिल रही है, लेकिन इसमें 650 में पहले मिल रही है, 650 सेकंड में भी मिल रही है, 650 थर्ड में भी मिल रही है. सो अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो NPV इसकी जो आएगी वो 616 आएगी, लेकिन IRR इसकी हायर आ रही है बिकॉज इसमें जो हमें जो कैश फ्लो पहले साल मिल रही है वो भी कंपैरेटिवली इससे हाई है, सेकंड ईयर भी हाई है, थर्ड ईयर लो है, लेकिन IRR क्या करता है, जो हमें लेटर ऑन कैश फ्लोज मिलते हैं उसको डिस्काउंट ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हमें जो IRR इस प्रोजेक्ट का मिल रहा है वो हाई है और इसका लो है. लेकिन मैंने आपसे कहा था आपसे बट वी वुड चूज प्रोजेक्ट ए ऑन द बेस ऑफ NPV क्राइटेरिया. मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमारे इन्वेस्टमेंट का है वो दैट इज़ NPV. और उसके अलावा हमें यहाँ इस केस में अगर हम देखते हैं कि बजट कितना यूटिलाइज हो रहा है, बजट तो सेम यूटिलाइज हो रहा है, इसमें भी 1000 हो रहा है, इसमें भी 1000 हो रहा है. So the best thing to do is to go for project A because उसकी NPV, because the NPV is higher, you have to overlook IRR in this case. Different lives problems. In comparing two projects or assets, that is sewing machines or printing machines with different lives, अब हमने different life की जो problems है उसको कैसे handle करना है. Disadvantage of a product with very long life does not give you the opportunity or option to replace the equipment quickly in order to keep pace with the technology, better quality and lower costs. कुछ प्रोजेक्ट स्विंग मशीन्स या प्रिंटिंग मशीन, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत लंबी लाइफ होती है. उनमें इन्वेस्ट करने का एक मसला ये होता है कि उनमें एक तो इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. टेक्नोलॉजी जब नहीं आ जाती है तो उनको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है. बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट, इसलिए इसमें थोड़े से हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डिफरेंट लाइफ्स की वजह से. डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी शॉर्ट लाइफ. और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, प्रोजेक्ट्स की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, उनके साथ क्या मसले होते हैं. योर मनी विल हैव टू बी री इन्वेस्टेड इन सम अदर प्रोजेक्ट विद एन अनसर्टेन NPV एंड रिटर्न, सो इट इज़ रिस्की. अगर प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो ऑब्वियसली आपका जो पैसा है वो अगर बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट है, अगर आपका पैसा साल या 6 महीने में एक प्रोजेक्ट से वापस आ जाता है तो आप उस पैसे को अब री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे. हो सकता है कि आपने जब वो पैसा री इन्वेस्ट किया तो करना चाहते हैं तो उस टाइम वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ना हो, जो भी हो सकते हैं. तो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विद अ मीडियम लाइफ. अगर बहुत लॉन्ग लाइफ है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, अगर बहुत शॉर्ट लाइफ है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है.
If a good project is not available, the money will earn only minimum rate of return, risk-free interest rate. So जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर बहुत छोटे लाइफ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास ये एक ही ऑप्शन बचेगी अपना, जब हो सकता है कि छः महीने बाद, साल बाद आपके पास पैसे आए वापस, आपके पास हो सकता है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो आपको वो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. रिमेंबर, not to invest in projects which have too long life, not to invest in projects which have too shorter life. So आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है. In some cases it is important for you to do that, so I'm not completely advising against doing that, but be concerned about everything. You should use common life and EA technique to quantitatively compare such projects. You have studied this topic in detail in the previous lecture, so इसमें हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं. सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं, यू कैनॉट इन्वेस्ट इन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विच यू आर ऑफर्ड. You have to ration your capital because you don't have an unlimited amount of capital on you. आपके पास जो capital होता है वो limited होता है. That's why you have to use that capital very intelligently on different projects. और हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन NPV और IRR की कैसे होगी विद डिफरेंट अमाउंट विद लिमिटेड कैपिटल. सो आई विल गो ओवर सम ऑफ द स्टफ अगेन ताकि आपको उसको आगे फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज़ पहले भी समझ नहीं है तो यू कैन हैव अ लुक अगेन. राइट, वी सॉ कैपिटल रैशनिंग एंड IRR NPV इंटरप्रिटेशन विद लिमिटेड कैपिटल. Normally the case is that when जब NPV किसी भी प्रोजेक्ट की 0 से ज़्यादा हो तो you are advised to invest in that project because that is going to bring value to the shareholders of the company, but that is not always possible to do because you don't have an unlimited amount of capital and you have to ration capital. So I talked about the net after tax cash flows. इसमें net operating income plus depreciation, tax saving from depreciation, net working capital, other cash flows. So all these things come in the net after tax cash flows. In capital rationing, the most important criterion which we are using to decide whether to invest in a project or not is NPV. So remember this, NPV is the most important criteria, not the IRR, because as I've shown you with different examples that IRR gave us conflicting results in different examples, so we have to rely on NPV. Don't completely disregard IRR. As I've told you before, whenever you are supposed to do an analysis like this, consider using various techniques. Payback method से लेकर हमने NPV और IRR तक जितनी भी टेक्निक्स, आप सारी टेक्निक्स को देखें और उसके बाद डिटेल एनालिसिस करें. एंड अगर उसके बाद भी आपके पास NPV नेगेटिव आ रहा है, देन डोंट जस्ट डिसरिगार्ड द प्रोजेक्ट. ट्राई टू सी द ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, व्हाट आर द ऑप्शंस. कि इस प्रोजेक्ट में कोई हिडन ऑप्शन तो नहीं है कि फ्यूचर में हो सकता है कि अभी हमारी कैश फ्लोज लो हैं, फ्यूचर में हमारी कैश फ्लोज हाई हो जाएं. हिडन ऑप्शंस अगर हैं तो you can consider going for a project which has negative NPV in the present. Apart from that, you have to see the overall macroeconomic environment. You have to see the trends. If you're in the business, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कौन सा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है. अगर ट्रेंड मूव होते, आजकल एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, ट्रेंड चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता. अगर ट्रेंड एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि आप अभी आपकी कंपनी इतनी प्रिपेयर्ड ना हो उस तरफ जाने के लिए. सो यू हैव टू टेक एक्शंस टू डू दैट. सो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. यू कैनॉट just rely on one of these measures too much. You have to use your business acumen. You have to use your educational resources to help you out in all these analysis. Right. So one of the important things which we did today is budget utilization. Remember, when we are investing in assets, you have आपने ये देखना है कि आपके पास जितना भी कैपिटल पड़ा है उसके मैक्सिमम अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हो. अगर आपके पास 1000 रुपया कैपिटल पड़ा हुआ है जो आप मुख्तलिफ एसेट्स में लगा सकते हैं तो ट्राई टू यूज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. आइडियली तो आपका 1000 रुपये का सारे का सारा आपके प्रोजेक्ट्स में लगा होना चाहिए. अगर नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो पैसा आइडल पड़ा होगा वो आपको या तो बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत ही कम होता है, विच इज़ नॉट वर्थ डूइंग इट. सो
try to maximize the utilization of your capital, and this is one of the most important measures in capital rationing. So we talked about who is going to take the decisions about capital rationing. हमने ये देखा था कि दो बहुत important decision होते हैं, जिसके दो important factors हैं जिस पे depend करता है capital rationing. One is size, कि project का size क्या है, and second criticality, कि how critical is a project. If the project is of a huge size and it is very critical and necessary for business and legal, then the decision is taken by CEO of a corporation. लेकिन अगर वो डिस्क्रिशनरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स है, तो जूनियर मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो कैपिटल रेस्टिंग के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं. देन वी स्टडी द रीजन फॉर कैपिटल रेस्टिंग. हमने देखा कि एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे पास इतना कैपिटल मौजूद नहीं है जो हमारे हर प्रोजेक्ट में लगा सकें. इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न है कैपिटल रेस्टिंग के, जो मैं अभी आपको थोड़े से दोबारा रिपीट कर देता हूँ. सम रीजंस आर द बेस्ट प्रोजेक्ट मे हैव अ वेरी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड यू मे नॉट हैव दैट मनी, सो यू आर फोर्स टू रिजेक्ट द ऑप्शन प्रोजेक्ट एज एन ऑप्शन. जो बेस्ट प्रोजेक्ट है हो सकता है उसकी बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जो आप कर ना सकते, जो आपकी कंपनी ना कर सकती हो, तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा. Second, the company does not have the human resource, knowledge or talent which is required to undertake that project. The project might have high NPV, but if you cannot manage it, you are forced not to invest in that project. So, secondly, अगर आपके पास human resource नहीं है, knowledge नहीं है, talent नहीं है, तो आप वो project नहीं कर सकते, no matter how attractive the NPV is. देखिए, अगर कोई कंपनी एक चीज़ करने में मास्टर्स का मतलब नहीं कि वो हर चीज़ कर सकती है, तो इसलिए कंपनीज हमेशा अपना एक कम्पेटिटिव एडवांटेज बनाती हैं. अब माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना रही है तो वो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगी, वो गाड़ियाँ बनाने की कभी कोशिश नहीं करेगी. एंड अगर टोयोटा गाड़ियाँ बना रही है तो वो सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं आ रही. तो किस कंपनीज का एक कम्पेटिटिव एडवांटेज होता है जिसमें वो काम करते हैं. और अगर हम देखते हैं कि अगर आज माइक्रोसॉफ्ट वाले उठ के देखते हैं कि एनपीवी जो हैं वो टोयोटा के ज़्यादा हैं, तो हम अपने बिजनेस बंद करके गाड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं. दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम बिकॉज उनके पास ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेज, टैलेंट वो सब नहीं है जो टोयोटा के पास है. टोयोटा वो काम नहीं कर सकता जो माइक्रोसॉफ्ट कर रही है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. द कंपनीज हैव प्रिवेलिंग फेयर ऑफ डेट. इन केस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज देयर इज अ मेजर इशू ऑफ रिबा. ये भी हमने देखा था कि मुस्लिम कंट्रीज़ में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ में डेट यूज़ नहीं किया जाता बिकॉज डेट इज़ कंसिडर्ड हराम इन इस्लाम, और इसकी वजह से हम डेट यूज़ नहीं करते मुस्लिम कंट्रीज़ में, और एक्विटीज़ की तरफ फोकस ज़्यादा होता है. और इसकी वजह से मैं कैपिटल ऑब्वियसली कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, हो सकता है कि हमारे पास जब डेट फाइनेंसिंग अवेलेबल हो तो हमारी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, वो हम ले सकते हो. लेकिन अगर हमारे पास डेट फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है तो हमारा कैपिटल जो इन्वेस्ट हम कर सकते हैं बिजनेसेस में वो कम हो जाता है. जब वो कम है तो हमें फिर कैपिटल रेस्टिंग करनी पड़ेगी. फिर हमारे पास जो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं तो वो भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू डू दैट. उसके अलावा मैंने एक बात की थी कि डेट इन इटसेल्फ इज़ रिस्की फॉर द कंपनीज बिकॉज अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेती है तो फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, दे हैव टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द डेट. अगर वो पेमेंट एक साल नहीं कर पाएंगे तो कंपनी विल बी बैंकरप्टेड. सो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मेक श्योर कि उनका जो डेट है वो सस्टेनेबल लेवल्स तक रहे. अगर एक लेवल से ज़्यादा डेट हो जाता है तो दैट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द कंपनी. सो द मोर डेट द मोर रिस्की अ कंपनी इज़. So a company should be very careful in taking more debt. So all these concerns we will study all these concerns in detail when we'll see the capital structure of an organization. Then we saw various projects, and I asked you a question which combination you will take, and इसमें अब हमारे पास अगर 1000 रुपये और हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं और इन चारों में इन्वेस्ट करने के लिए अगर हम करना चाहें तो हमें 1400 रुपीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते. तो अब हमने देखना है कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, कौन से में ना करें. आई वोंट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, जस्ट शो यू द फाइनल ग्राफ. अब इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन थे. पहले में 600 हमारा 1000 में से 600 हमारा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा था. Our budget utilization was 60%, NPV was 800 and average IRR was 38%.
ऑप्शन सेकंड में हमारा 100% बजट यूटिलाइज हो रहा है, 1000 हमारा रुपया लग जाता है प्रोजेक्ट के अंदर, 900 हमें एनपीवी मिल रही है उससे, एंड एवरेज IRR इज 35%. In option 3 we have 900 rupees invested in the project, 90% budget utilization and 900 NPV, 35% IRR. Sorry. So if you see the highest IRR is in the first case, but first case में lowest NPV है, इसलिए what we choose is the second option. Second option choose करने की दो वजह. पहली वजह ये कि यहाँ पे हमें maximum NPV मिल रहा है, और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बजट यूटिलाइज हो रहा है. एनपीवी में अगर देखा जाए तो टाई हो जाता है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में दोनों में 900 एनपीवी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन 2 में हमारा मैक्सिमम बजट यूटिलाइज हो रहा है 100%, और ऑप्शन 3 में वो सिर्फ 90% यूटिलाइज हो रहा है. दैट्स वाई वी प्रेफर ऑप्शन 2 ऑन ऑप्शन 3. रिमेंबर, कैपिटल रेजिंग जब भी आएगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट factor in determining whether to choose the project or not is NPV, not the IRR, because IRR नहीं होगा. IRR से आप जनरल आइडियाज़ ले सकते हैं, बाकी और भी आप चीज़ें लगा के जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई वो भी यूज़ करके एक जनरल कंसिडरेशन ले सकते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ NPV, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बजट यूटिलाइजेशन. यू एस्पायर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ योर बजट. सो आपने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जहां आपका बजट मैक्सिमम यूटिलाइज हो. सो देन वी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन कैपिटल रेशनिंग. वन वाज साइज डिफरेंस ऑफ कैश फ्लोज. अगर कैश फ्लोज के साइज बहुत डिफरेंट है तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आएगी. एक कंपनी अगर हमारे साइज कैश फ्लोज के डिफरेंट है तो एनपीवीज में काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा. तो हमने देखना है कि इस डिफरेंस को हमने इस डिफरेंस से कैसे हमने बचना है. अगर हम देखेंगे एक ही प्रोजेक्ट, हमारे पास अगर 1500 बजट है, एक प्रोजेक्ट में हमारा 200 लग रहा है, दूसरे में हमारा 1500 लग रहा है, तो जो सेकंड प्रोजेक्ट में हमारे पास जो एनपीवी और एनपीवी आ रही है वो काफ़ी हाई है फर्स्ट प्रोजेक्ट से कंपेयर, लेकिन अगर IRR देखें तो वो फर्स्ट में हाई आ रहा है. सो इन दिस केस वी विल चूज द प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू गिव अस द मैक्सिमम एनपीवी. टाइमिंग डिफरेंस प्रॉब्लम्स हैं. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हमें फ्यूचर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के बाद ज़्यादा बड़ी रकम दे रहे होते हैं, उनके जो IRRs होते हैं वो थोड़े से लो हो जाते हैं दूसरे से. लेकिन मैंने आपको फिर बताया था कि IRR वी आर नॉट यूजिंग दैट, वी आर फोकसिंग ऑन NPV एंड बजट यूटिलाइजेशन. सो जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे पास आते हैं कैपिटल रेशनिंग में, उनसे बचने के लिए डिसीजन मेकिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डो नॉट फोकस ऑन IRR, यू हैव टू फोकस ऑन NPV and budget utilization. When you focus on NPV and budget utilization, you get the best results. और जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो सारी प्रॉब्लम्स, टाइमिंग डिफरेंस की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं, साइज डिफरेंस की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद डिफरेंट लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इफ़ यू फोकस ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड मैक्सिमम बजट यूटिलाइजेशन. So that's it for today. Thank you very much for your time. Hopefully I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.